जिन्हें आप पिछड़ा कहते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की दबंग जाति है। और दलितों पे, जो दलित घोड़ी पे चढ़ते हैं उन पे अत्याचार होता है। तमिलनाडु के थेवार्स, वाणियार्स, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में जाके देख लीजिए वो कौन जातियां। कि दलित दूल्हा जब घोड़ी पे चलता है तो उस पर अटैक होता है। सवर्ण भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? ये वो लोग हैं जब सबसे आगे आके मंडल कमीशन का और पिछड़ेपन का डंका बजाते हैं। मनुस्मृति अचानक 19वीं सदी के अंत में ऐसे प्रस्तुत किया जाने लगा क्रिश्चियन मिशनरी और अंग्रेजों के द्वारा, जैसे हर भारतीय हिंदू के घर में मनुस्मृति सबसे प्रोमिनेंट धर्मशास्त्र उपलब्ध होता। आप लोग बताइए, जितने भी हिंदू हैं कितनों के घर में मनुस्मृति है? बहुत सारे, सोमवार कथा, मंगलवार कथा, गीता, रामायण, महाभारत सब मिलेगा। मनुस्मृति कितनों के घर में? वो मिलेगा एक जगह, जो अंबेडकराइट है उनके घरों में। आप ब्राह्मणों के बीच में भी सर्वे करवा लें, कितने ब्राह्मण हाउस होल्ड के घर में मनुस्मृति है? और आप दे पाएंगे कि ओवरवेमिंगली किसी के घर में मनुस्मृति नहीं होता है। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, वो होता भी नहीं। तो जो धर्मशास्त्र जिसके आधार पे आप ये तय कर रहे हैं कि शूद्र कौन है और वो पिछड़ा कैसे हो जाता है और सवर्ण कौन है, ब्राह्मणवादी कौन है, वो पाया ही नहीं जा रहा है। ये पहला केस है मेथोडोलॉजी का जिसमें जिसके आधार पे तर्क बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, वो एब्सेंस है। वो किसी के घर में नहीं पाया जाता है, लेकिन वो आधार बनता है। तो पहली बात तो ये, ओबीसी एक आर्टिफिशियल कैटेगरी है, वो ऑर्गेनिक कैटेगरी नहीं है, क्योंकि एससी और एसटी समाज में पहले से थे, उसका मापदंड था। ओबीसी कौन है ये स्टेट तय करता है। और स्टेट क्या होता है? सरकार। सरकार क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखिए कि अगर आप वैसे एमएन श्रीनिवास वगैरह ने जब फील्ड वर्क किया, फील्ड स्टडी कहते हैं, टेक्स्ट स्टडी वर्सेस फील्ड स्टडी, तो उन्होंने देखा कि डोमिनेंट कास्ट कौन है। ये आप ब्रह्मा के मुख से कौन निकले और भुजाओं से कौन निकले और उदर से कौन निकले और लोअर पार्ट से कौन निकले, वैसे नहीं चलता है। हर स्टेट में मल्टीपल हायरार्की है। जिन्हें आप पिछड़ा कहते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की दबंग जाति है। और दलितों पे, जो दलित घोड़ी पे चढ़ते हैं उन पे अत्याचार होता है। तमिलनाडु के थेवार्स, वाणियार्स, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में जाके देख लीजिए वो कौन जातियां। कि दलित दूल्हा जब घोड़ी पे चलता है तो उस पर अटैक होता है। सवर्ण भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? ये वो लोग हैं जब सबसे आगे आके मंडल कमीशन का और पिछड़ेपन का डंका बजाते हैं। और ये वो भी लोग हैं जब आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि हम तो क्षत्रिय हैं। और अभी आप जाके देखिए, आप दिल्ली से अलवर होते हुए राजस्थान जाइए, आपको गांवों के नाम क्षत्रियजाइजेशन ऑफ जो एंसेस्टर्स हैं उस तरीके से ढूंढ ढूंढ के खोजे जा रहे हैं और अपना क्षत्रिय क्रेडेंशियल। तो जो समाज में चल रहा है, व्यक्तिगत तौर पे चल रहा है, वो वार्तालाप कुछ और है। जो अजीत भारती जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ और बात करेंगे, मंच पे आने के साथ आपका एक नया स्वरूप प्रकट होता है, वो बड़ा समतामूलक समाज की परिकल्पना करता है, व्यवहार में वो नहीं होता है। और आप तमिलनाडु में देखिए, 90% से ज्यादा जाति, जहां पे 69% रिजर्वेशन है, 90% से ज्यादा लोग वहां मार्जिनलाइज्ड है। और ये वो समाज है जो आर्थिक तौर पे तो आगे है, लेकिन उनका वहां के जो द्रविडियन मूवमेंट के द्योतक जो पॉलिटिशियन हैं, उनका आप बयान सुनिए। और कई बार राजकुमार भाटी जी भी उसको देखते होंगे, जब उत्तर भारतीयों के लिए कहते हैं कि ये तो आके यहाँ कचरा साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो वो सामंती मानसिकता है या समता मूलक मानसिकता है? तो बहस इस बात की होनी चाहिए। ये बात हम लोग हमेशा ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग ऑर्गेनिकली बैकवर्ड हैं और उनको उनका विरोध इस बात का है कि जिन्हें ओबीसी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, जिन जातियों को सामान्य कैटेगरी में डालना चाहिए, वो अपने संख्या के बल पे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बल पे, चूंकि ये प्रतिनिधित्व की बात है, न केवल ओबीसी डिस्कोर्स में शामिल होते हैं, बल्कि सबसे डंके की चोट पे इस बात का दावा भी करते हैं। और यही कारण है कि आप समाज में जाके देखें, फील्ड में जाके देखें, तो विरोध सामान्य बनाम पिछड़ा कम है, पिछड़ा बनाम पिछड़ा ज्यादा है। कि कुछ जातियां सारा का सारा रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही हैं। तो वैसी स्थिति में हमें यह डिफाइन करना होगा कि आप सोशली बैकवर्डनेस को कैसे तय करेंगे, मनुस्मृति पढ़ के और तमाम स्मृति पढ़ के, या आज के आधार पे। एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। हम लोग दिल्ली में देखते हैं, साउथ दिल्ली में मुनीरका है, कटवरिया सराय है, लाडो सराय है, छतरपुर है। यहां ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनके पास देख लिए कार कौन है, किस तरह का 4 व्हीलर वो लोग यूज करते हैं,
उनका स्टेटस इकोनॉमिक देख लीजिए, लेकिन जैसे ही आप उनका एजुकेशनल स्टेटस देखेंगे वहां पे एक विसंगति जाएगी। तो वैसी स्थिति में आप कैसे तय करें? पिछड़ी जातियों में भी आप देखें, मैं बिहार से आता हूं, आप देखेंगे बहुत सारी, जैसे पैलेंक्विन कास्ट जिसे कहार कहते हैं, आपको पता नहीं होगा, सर्वे एक हुआ था वहां पे, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने करवाया था, वहां की एक अच्छी संस्था है। सबसे ज्यादा बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होते थे वो एकमात्र कहार जाति से आते हैं। प्रेम कुमार गया से हैं, वहां भी स्पीकर हैं, वो उस जाति से आते हैं। लेकिन उसके तुलना में बहुत सारी ऐसी पिछड़ी जातियां भी हैं जो लैंड ओनिंग ज्यादा करती हैं, लेकिन शैक्षणिक जब अगर आप उनका आंकड़ा देखें तो वो कम आएगा। तो सवाल ये है कि एटीट्यूडनल जहां पे एजुकेशन को लेके वो उत्साह नहीं है, बावजूद इसके कि आपके पास लैंड ज्यादा है, रिसोर्स ज्यादा है अपने कैटेगरी में बाकियों से, फिर भी आप शिक्षा में कम है, तो इसके लिए क्या ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है? तो वैसी स्थिति में देखिए, डॉक्टर बाबा साहब की बात की जाती है, निश्चित तौर पे 15 वर्ष की अवधि जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, लेकिन के एम मुंशी अंतिम बात है और डॉक्टर अंबेडकर, ये दोनों ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, वो चेयरमैन थे, ये मेंबर थे। जब उस समय बात उठी कि स्टेट कि यहां पे क्या है कि संविधान हमारा बड़ा बढ़िया वो कहता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो कहते हैं सबके लिए बराबर है। तो जैसे 16 क्लॉज 1 है कि स्टेट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए इंश्योर करेगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट, और उसके साथ ही क्लॉज 4 आता है जो ये कहता है कि इसमें एक्सेप्शन होगा। तो वो बात जब आई कि बैकवर्ड कौन है, तो यहां पे ये बात तय की गई जब विरोध हुआ, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का रिकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात है कि ये एक माइनॉरिटी प्रोविजन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो रूल है और एक्सेप्शन है रिजर्वेशन, और माइनॉरिटी प्रोविजन कभी उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। और मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का भी विरोधी हूं, वो भी एक वायलेशन है, क्योंकि बात ये उठती है कि जब आज अंतरजातीय विवाहों की बात चल रही है, और ये कोई लोहिया और बाकी लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये चल रहा है, वैसी स्थिति में फादर से डिटरमिन होगा, मदर से डिटरमिन होगा, फैमिली की क्या बात है, रोहित विमूला एससी थे नहीं थे, यहां पे मदर की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक नॉर्मेटिव वेट आता है। तो वैसी स्थिति में हम बात तो कर रहे हैं कि हमारी देश जो है वो बहुत आगे, चौथी, पांचवी, छठी जो भी अर्थव्यवस्था हो, विजन विकसित भारत की हो, लेकिन जैसे ही आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, लगता है 90% से ज्यादा समाज जो है वो अपने आप को बैकवर्ड रिपोर्ट करता है। तो ये जो प्रोविजन आप करेंगे वो बैकवर्डनेस को इंसेंटिवाइज करेगा, हर कोई चाहेगा कि वो बैकवर्ड बने, जैसे ही आप सीलिंग तोड़ेंगे। इसलिए ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है ये सोशियोलॉजिकल बेसिस पे तय हो, मनुस्मृति पर के न हो जो हर घर में एब्सेंट है। धन्यवाद।